हेलो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को स्वागत और अभिनंदन है। शुभ प्रभात आप सबको। फटाफट से आ जाइए लाइव और शुरू करते हैं अपनी आज की प्यारी सी कक्षा को। सीखो सीरीज में आप सब प्यारे भाई बहनों का स्वागत है। तो फटाफट से आ जाइए भाई, मैं भी आ गया हूँ, आप भी आ जाइए। स्वागत है आप सबका, जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। सब लोग आ जाइए भाई। आरोही, रुचिका, स्वागत है आप सबका। फटाफट से आ जाइए, जुड़ जाइए। हम लोग ये सीखो सीरीज लेकर के आते हैं प्रतिदिन 10 बजे, और इस सीरीज का उद्देश्य होता है कि हम आपको सामान्य हिंदी सिखा पाएं सीखो सीरीज के माध्यम से, जहां पर हम वैसे तो अगर सरल भाषा में बात करें तो कंप्लीट जितने भी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी के प्रश्न आ रहे हैं उन सबको ही उद्देश्यगत रूप में सीखना हमारा यहाँ पर काम है। लेकिन फिर भी अगर स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो यूपीपीएससी की बात कर लीजिए आप। यूपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, जैसे यूपीपीसीएस का सीसेट और मुख्य परीक्षा 150 नंबर की, आरओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों, बीईओ मेंस स्पेशल, यानी कि प्रीलिम्स में उसमें हिंदी नहीं आती है क्योंकि सामान्य केवल सामान्य अध्ययन होता है सिलेबस, और इन सब पे वीडियो मेरी गई है, आप देखिएगा। हालांकि आज 12 बजे एक वीडियो मैं और आपके लिए लॉन्च कर रहा हूँ, कल लॉन्च नहीं हो पाई थी, आज 12 बजे लगी हुई है, आप जा करके देख लीजिए। वो वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे पीवाईक्यू को आधार बना करके पढ़ने से सिलेक्शन गारंटी हो सकती है, और क्या क्या तरकीबें अपनानी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। हमने 5:7 का रूल वहां पर बताया है और 3:S का रूल बताया है, यानी 3 अटेम्प्ट में पढ़ना, और 5:7 मतलब 5 दिन पढ़ना, 2 दिन रिवीजन करना। अब इस पे पूरे सिस्टम पर जाकर के एक बार काम करिएगा। एक बार वो वीडियो 12 बजे आपको लॉन्च होके मिलेगी, आप लोग लाइव जुड़िएगा उस पर। मैं उस वीडियो को बहुत शानदार तरीके से लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ, तो 12 बजे जुड़ के जरूर देखिएगा, ठीक है। अभी के लिए ये जो सीरीज है इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ के लिए भी आप इसको देख सकते हैं, एकदम 100% कारगर है। 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये बात आप इतना काट करके रील रख लीजिएगा और आप पेपर देने चले जाइएगा, आप मुझे याद करेंगे। इससे ज्यादा मैं इस पर बात नहीं करूंगा। विश्वास करना ना करना, इसको झूठा दावा मानना, भैया आपकी इच्छा है। मैं कतई नहीं कहता कि आप मेरी बात से इत्तेफाक रखिए, मन है तो रखिए, अन्यथा बिरादरी से कट जाइए ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मामला क्या है, ये है हमारा भाई इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का प्रोफाइल। इसमें क्या मिलता है आपको, इसमें हम करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण मामले आपको दे देते हैं। इन मामलों में आपको क्या मिलता है, इन मामलों में निबंध लिखने के संदर्भ में आपको जो भी जरूरी चीजें होती है वो सब मैं पेश कर देता हूं ताकि दिक्कत ना आए। और जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं उसकी लिखित विवरण आपको मैं यहाँ पर देता हूँ। जैसे कोई लेख छपा है, कोई मामला है, तो वो मैं आपको यहाँ पेश कर देता हूँ। पीडीएफ आपको हम यहाँ पर उपलब्ध करा देते हैं, हैंड रिटेन नोट्स हम यहाँ पर आपको उपलब्ध करा देते हैं, है ना। क्लास की जो ये फाइल होती है ये मैं नहीं देता हूँ, ताकि आप आकर के डायरेक्ट यहीं पढ़िए, जो पढ़ना है यहीं पढ़िए, अलग से मैं नहीं देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये मेरी पुरानी आदत है, नहीं देते तो नहीं देते, ठीक। अब आपको पढ़ने वाले विद्यार्थी यहीं पे आके अपना पढ़ते हैं भाई, है ना। और साथ में एक माध्यम बन सकता है सरलतम, अगर आपको किसी प्रकार की काउंसलिंग चाहिए, यानी किसी प्रकार का मेंटोरशिप चाहिए, यानी किसी प्रकार की बातचीत अगर आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बातचीत के माध्यम से, चित लिखें कि चीत लिखें, आप ही लोग बताइएगा। बातचीत में ये वाला सही है कि ये वाला सही है, अब आप ही लोग बताइए भाई, ठीक। तो इसके लिए आपको यहाँ जा करके सीधा एडमिन से यहाँ पर मुझे एक मैसेज डालना पड़ता है, और आप डायरेक्टली मुझसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं। एक और सरल माध्यम है, अगर मान लीजिए बाई एनी चांस, चूंकि यहाँ पे मैसेज बहुत सारे होते हैं, हजारों की संख्या में, तो बातचीत नहीं हो पाती कई बार। कितना मैसेज देखेंगे, अगर रोज का मैं 10 बच्चों से तो रोज बात करता हूँ, मतलब हैबिचुअली मैं रोज 10 बच्चों से जरूर बात करता हूँ, उनकी समस्या का निदान करता हूँ। कई बार तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको महसूस ही नहीं होता कि सच में आप विवेक सर ही बोल रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो मैं कहता हूँ मेरी आवाज़ से आपको क्या महसूस हो रहा है, तो कहते हैं आवाज़ तो सेम लग रही है, लेकिन आजकल एआई के मामले में कुछ भी संभव है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मान लीजिए कि मैं कोई फर्जी आदमी बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी समस्या क्या है उसका निदान लीजिए और जाइए। मान लीजिए एआई ने आपका निदान कर दिया, तो 10 बच्चों का तो मैं रोज प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो अब अगर आप उस रोज के 10 में शामिल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर पीछे छूटता 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 चला जाता है। कभी खाली रहते हैं तो 10 से 12 15 भी हो जाते हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा समय दे पाना थोड़ा कठिन है, तो आप ये इंस्टाग्राम पर मैसेज डाल सकते हैं, यहाँ मैसेज बहुत कम होते हैं, है ना। तो विवेक सर डॉट ऑफिशियल के नाम से या तो डायरेक्ट सर्च कर लीजिए, लेकिन अब इसमें एक जोखिम है कि भाई इस नाम से जाने कितने लोग बना के बैठे होंगे,
तो आप एक क्यूआर को स्कैन करिए, सीधा मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अपना कैमरा ओपन करिए, स्कैन करिए, वहीं पे येलो कलर का या ब्लू कलर का एक लिंक ओपन हो जाएगा, उसको डायरेक्ट क्लिक करके आप मुझे प्रोफाइल पर सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। खैर आइए पहला सवाल, तक्षण तक्षरण का सही संधि विच्छेद बता दीजिए। संधि का विच्छेद इस बार करवा रहा है, लेकिन अब ये विच्छेद करवा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कौन सी संधि लगी है, अगर ये भी बता दें तो बड़ी खुशी होगी। आप यह भी बताइए कि इसमें संधि कौन सी लगी हुई है, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो ये 2015 में सबसे पहली बार ये सवाल लेखपाल में पूछा हुआ है, फिर उसके बाद 2017 में सीसैट में पूछा हुआ है ना, फिर ना जाने कितनी बार जो है ये रिपीटेड है और अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट करता रहता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2021 के पेपर में शायद ये पूछा गया। तो ये तीन जो मुझे लगातार याद आ रहे हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, तो जरा इस सवाल का आंसर दे दीजिए, तक्षरण कैसे बना हुआ है। तो ये बना कैसे है, इसमें व्यंजन संधि लगी हुई है, तत् धन शरण से मिलकर के बना हुआ है, तत् धन शरण से मिलकर के बना हुआ है। संधि कौन सी लगी हुई है प्यारे, तो यहां पर निश्चित रूप से व्यंजन संधि लगी हुई है। क्या लगी हुई है, व्यंजन संधि लगी हुई है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, अक्षरण नहीं है, शरण है ना। और यहां पर जो है स्वर के योग से च का आगम वाला मामला आ रहा है क्या, नहीं। तो कौन सा मामला आ रहा है, ता को च में, शा को छा में बदलना, करेक्ट। ता को च में और शा को छा में बदलना, इस नियम से यहां पर व्यंजन संधि हो रही है। अगर आप में से किसी बच्चे ने संधि नहीं पढ़ा है और वो चाहता है पढ़ना, तो हमारे वीडियो पड़ी हुई है, जा करके आप सर्च कर लीजिए संधि विवेक पांडे सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी भाई विवेक पांडे के नाम से या संधि हिंदी विवेक पांडे के नाम से सर्च कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब तक्षरण का संधि विच्छेद भी आपको मिल गया। अगला देखते हैं दोस्त, संग्रहालय का संधि विच्छेद देख लीजिए। संग्रहालय, इसका संधि विच्छेद, और साथ में अगर हो सके तो ये भी बताइएगा कौन सी संधि लगी हुई है। मुझे ये जानने की बड़ी इच्छा रहती है, तीव्र इच्छा रहती है, उत्कट इच्छा रहती है कि आप तथ्यों को इस तरह से बता पाइए कि लगे कि हाँ भाई कोई विद्यार्थी वास्तव में कुछ उत्तर कर रहा है। अगर अभी तक शेयर नहीं किया गया है तो भाई शेयर कर दीजिए प्लीज, अगर मेरे दिमाग से स्लिप हो गया हो तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, सॉरी। हाँ भाई, तो बताइए क्या हो जाएगा।
तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, सम धन ग्रह धन आलय। देखिए अगर आप इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले तो इसमें ये समझ जाइए कि सम उपसर्ग लगा हुआ है, ये तोड़ दीजिए, ये तोड़ दीजिए, ये तोड़ दीजिए, तो तुरंत पता चल जा रहा है। मूल शब्द ग्रह ठीक है, और आलय इसमें लगा हुआ है। आलय मतलब होता है रहने का स्थान, जैसे विद्यालय, तो विद्या का आलय, विद्या का स्थान। शाला का मतलब भी स्थान ही होता है, जैसे गौशाला, तो गायों के रहने का स्थान, है ना। इसी प्रकार से शाला और आलय लगा करके रहने के स्थान को प्रदर्शित किया जाता है हमारे यहाँ। तो शम धन ग्रह धन आलय से मिलकर के बन जाएगा संग्रहालय। कौन सी संधि लगी हुई है, स्वर संधि लगी हुई है प्यारे। यह आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सी संधि लगी है, स्वर संधि लगी हुई है ना। अच्छा, संधि शब्द को तोड़ेंगे तो सम उपसर्ग में धी प्रत्यय के धी मूल शब्द और घई प्रत्यय के मिलने से ये संधि शब्द का निर्माण हुआ है, ये भी गौर करिएगा। सम उपसर्ग धी मूल शब्द और घई प्रत्यय, संस्कृत का प्रत्यय है इसलिए हो सकता है घई प्रत्यय के बारे में आपको जानकारी ना हो। जानकारी बहुत लेने की जरूरत भी नहीं है आपकी परीक्षा के लिए, या घई प्रत्यय इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि घई प्रत्यय नहीं पढ़ के गए तो सिलेक्शन रुक जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि घई प्रत्यय पढ़ के नहीं जाएंगे तो सिलेक्शन रुक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर 3 पर आ जाइएगा। ऋण मुक्त में कौन सा समास है। अच्छा, आप जरा समास की कहानी समझ लीजिए, तो समास की कहानी समझ लीजिए। समास कैसे बना हुआ है, सम धन आस में, यह भी घई प्रत्यय के संयोग से समास का निर्माण हुआ है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या अर्थ होता है इसका, संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। अब समास का विलोम भी कई बार पूछा जाता है कि इसका विलोम बता दीजिए, तो समास का विलोम क्या हो जाता है, समास का विलोम हो जाएगा व्यास। समास का विलोम क्या हो जाएगा, व्यास। समास का शाब्दिक अर्थ हमने आपको बता ही दिया, संक्षिप्तीकरण क्या है, शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। अच्छा प्यारे, एक बार जरा समझो कि जब मैं बात करता हूं शाब्दिक अर्थ की, समास की, तो एक बात बहुत कायदे से समझ लीजिए कि समास को तोड़ना क्या कहलाता है, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है, विच्छेद नहीं। समास किनके किनके बीच में होता है, तो दो पदों के मध्य में होता है। समास किनके किनके मध्य में होता है, तो दो पदों के मध्य में होता है। जबकि संधि किनके बीच में होती है, तो संधि दो वर्णों के मध्य होती है, और समास दो पदों के बीच में होता है। ये पूरे कंफ्यूजन को अपने दिमाग से एकदम दूर रखिएगा, इस कंफ्यूजन को अपने झोले में मत भर लीजिएगा, अपने तराजू में मत भर लीजिएगा, है ना, क्योंकि यहीं पे बच्चा आके सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, और यहाँ से सवाल बनते हैं, अच्छे खासे सवाल बनते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। अच्छा, आप देखिए समास के कितने भेद होते हैं। हाँ, हम तो शाब्दिक अर्थ बताने के बाद हमने इसका विलोम बताना उचित समझा था, लेकिन भूल गया लगता है। तो इसका विलोम अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, अच्छा बता दिया है, विलोम बता दिया है। एक इसमें ये जान लीजिए, इसमें कौन सी रीति लागू होती है, तो इसमें लघुकरण रीति लागू होती है। लघुकरण रीति लागू होती है। रीति का मतलब क्या होता है, रीति का मतलब व्यवहार। रीति का अर्थ आप सरल बोलचाल की भाषा में समझिए, बहुत गहराई मत उतरिए। रीति का अर्थ व्यवहार से है। जैसे आप यूं समझिए बात को कि बोलचाल की भाषा में अक्सर नहीं आप लोग कहते हैं कि अरे हमारे यहाँ यही रीति रिवाज है, हमारे यहाँ यही रीति चलती है, हमारे यहाँ यही रिवाज है, हमारे यहाँ का यही चलन है। तो रिवाज अर्थात चलन यानी व्यवस्था यानी व्यवहार, यानी समाज कैसा व्यवहार करता है, कैसा बिहेव करता है, कैसा व्यवहार करता है। तो लघुकरण छोटा करने का व्यवहार करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अब यहां पर सारे जो आपको विकल्प दिख रहे हैं सब तत्पुरुष के दिख रहे हैं। एक बात और गौर करिएगा, सब किसके विकल्प है, तत्पुरुष के। गौर किया आपने कभी इस बात को, हाँ सर गौर तो किया, लेकिन मामला समझ में नहीं आ रहा है कि ये करण अपादान अधिकरण संप्रदान क्यों लगा दिया है भाई, ये लगा करके हमको पगलवा क्यों रहा है। हम बहुत आसानी से इसका उत्तर दे देते सर कि इसमें तत्पुरुष समास लगा हुआ है, क्योंकि ऋण मुक्त कह रहा है, यानी कर्ज से मुक्त, जैसे कर्ज मुक्त या ऋण मुक्त कुछ भी पूछ ले, कर्ज मुक्त कह दे या ऋण मुक्त कह दे, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ज से मुक्त या ऋण से मुक्त।
कर्ज से मुक्त या ऋण से मुक्त। क्या मतलब है इसका? कोई किसी चीज से अलग हो रहा है ना, और अलगाव कहाँ दिखाया जाता है? अपादान में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। सर एक बात नहीं समझ में आई, इसमें करण कैसे लग गया, कारक कैसे लग गया, अधिकरण कैसे लग गया, अपादान कैसे लग गया है? देखिए तत्पुरुष समास में दो नियम आपको ध्यान रखना है। एक तो तत्पुरुष समास में क्या हो जाता है? कारकों का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? कारकों का लोप हो जाता है। दूसरा आपको क्या बात ध्यान में रखनी है? कारकों का लोप होने के साथ साथ यहां पर द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वितीय पद प्रधान होता है। जब आपने ये दो चीजें देख ली कि यहाँ पर द्वितीय पद प्रधान होता है, कारकों का लोप हो जाता है, तो आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब द्वितीय पद प्रधान होता है और कारकों का लोप हो जाता है तो यहाँ कारक लगेंगे। बस गौर करिएगा कि समास में कितने कारक होते हैं। इस सवाल पर हमारी बहुत चर्चा हुई है, कई बार चर्चा हुई है। हमने आपको बताया है कि 6 कारक होते हैं कि 7 होते हैं, 6 होते हैं। सर कौन नहीं होता? कर्ता और संबोधन, ये दोनों नहीं होता है। ठीक है, हाँ। तो इसीलिए ये सब लगे हुए हैं। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गया? मैं आपको कहानी समझा पाया कि नहीं? एक बात बताइए, कमेंट करिए। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? पक्का? तो अपादान तत्पुरुष लग रहा है ना? चलिए अब जरा इस सवाल पर गौर करिए, क्या कह रहा है। निम्न विकल्पों में अव्ययी भाव समास किसमें है? समास और संधि की क्वेश्चन है क्या? आज लग रहा है ना? जरा देखते हैं क्या है माजरा। ठीक है, चलिए। अव्ययी भाव समास क्या होता है जरा सा समझते हैं। अव्यय, जिस समास का पहला पद अव्यय हो। अव्यय क्या होता है सर? अव्यय क्या होता है? जिस पर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव न पड़े। लिंग वचन कारक और काल का प्रभाव न पड़े। कि पड़े? न पड़े। अब पड़े तो विकारी शब्द, न पड़े तो अविकारी शब्द। तो हम कह सकते हैं कि अव्यय एक अविकारी शब्द है। ये क्या हो गया भाई साहब? एक मिनट रुक जाइएगा जरा सा। एक सेकंड रुक जाइए जरा सा। तो एक मिनट रुकिएगा प्लीज आप लोग।
1 मिनट का समय दीजिएगा आप लोग, जरा सा इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं, कुछ दिक्कत हुई है शायद। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। जस्ट 2 मिनट, ओके। टेक्निकल चीज़ें कभी कभी दिक्कत आ जाती है। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा प्लीज़ आप लोग। आइए शुरू करते हैं फिर से। तो मतलब एक शिक्षक को भी थोड़ा सा टेक्निकल काम आने चाहिए, जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सके, है ना। तो भाई ये रहा पूरा मामला। चलिए, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, है ना। कह रहे हैं कि निम्न विकल्पों में अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहा जाता है। तो अभी मैं आपको कुछ बता ही रहा था कि अव्यय हो, जिसका पहला पद अव्यय हो, अव्यय की भांति हो व्यवहार कर रहा हो, या फिर इसका पहला पद क्या हो, अव्यय होने के साथ ये हो सकता है क्या कि ये इसका पहला पद उपसर्ग हो, पहला पद छोटा हो, पहला पद प्रधान हो। इतनी चीजों के साथ ये आता है। तो करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, कारक लोप हुआ है, तत्पुरुष समास। हमसे तो अब यही पूछ रहा है। कमल नयन, कमल के समान नयन वाले, कर्मधारय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि यहां पर विशेषण विशेष से संबंध लगाया हुआ है, इसलिए कर्मधारय हो जाएगा। विशेषण विशेष से संबंध लगे होने के कारण ये कर्मधारय हो जाएगा। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। अब ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि कह दीजिए।
बहुव्रीहि कह दीजिए, ठीक है, बहुव्रीहि हो जाएगा। यथासंभव आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। डी विकल्प यहां पर एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा 5 नंबर, कह रहा है कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम पूछ रहा है। पश्चाताप, जमुना, शक्कर और श्राप, बताइए। 4 विकल्प है, आपको बताना है कौन सा तत्सम है। पश्चाताप, जमुना, शक्कर और श्राप, बताइएगा। 4 विकल्प है, फटाफट से आंसर करिए। देखिए, आप तत्सम की बात कर रहे हैं ना, तो यमुना, शर्करा और शाप। जमुना का क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। शक्कर का शर्करा हो जाएगा, ठीक है, और श्राप से साप बन जाएगा। व्हाट इट, तो यहां पर तत्सम पहले से कौन सा है, पश्चाताप पहले से तत्सम है, ये पहले से तत्सम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ए विकल्प यहां पर एकदम सही साबित होता है। ए विकल्प एकदम करेक्ट है दोस्त, तो ए विकल्प के लिए आपको आगे बढ़ना है। 6 नंबर सवाल, कौन सा शब्द तद्भव है, आपसे पूछ रहे हैं कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। तीक्ष्ण, उखली, नासिक और पुत्र, कौन सा तद्भव है, जल्दी से बताइएगा। कौन सा शब्द तद्भव के रूप में प्रयोग किया गया है, बता दीजिए फटाक से। कौन सा शब्द तद्भव है भाई साहब, 4 विकल्प देख लिया आप लोगों ने। देखिए, तीखा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा तीक्ष्ण, ठीक है, इस तीखा का तद्भव होता है, तीखा का ही तीक्ष्ण हो जाता है। ओखली, ओखली के लिए क्या हो जाएगा, ओखली का तद्भव है, ओखली जो है वो तद्भव शब्द है, आपसे पूछ रहा है ना, तो ये ओखली ही तद्भव शब्द है, उदखल हो जाता है, उदखल हो जाता है, ठीक है। और नासिका क्या हो जाएगा, नासिका नाक के लिए प्रयोग की जाएगी, नासिका नाक, अरे भाई नाक। पुत्र का क्या हो जाएगा प्यारे, पुत्र का पूत, पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। यहां से आपका आंसर आ जाएगा, बी फॉर बंबई इज द राइट आंसर। 7 नंबर देखिए, किस शब्द से उत उपसर्ग का उपयुक्त प्रयोग नहीं किया गया है। उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है, किसमें, उद्गम, उत्कर्ष, उत्तम, अत्यधिक, किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है, यानी किसमें उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं मिलता है दोस्त, बताइएगा। किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयोग नहीं है, उद्गम, उत्कर्ष, उत्तम और अत्यधिक, जल्दी से बता दीजिए। 4 विकल्प है मेरे भाई, थोड़ा सा आज की ये जो टेक्निकल दिक्कत आ रही है इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, इसकी वजह से जो है थोड़ा सा स्पीड डाउन हुई है। अच्छा, उत उपसर्ग का प्रयुक्त नहीं किया गया है किसमें, 4 विकल्प है, देखिए। उत धन गम, उद धन गम बराबर उद्गम, ठीक है। उत धन कर्ष बराबर उत्कर्ष, उत धन तम बराबर उत्तम। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक हो जाएगा, इसमें अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अति उपसर्ग के प्रयोग से ये अत्यधिक शब्द का निर्माण हुआ है, बात समझ में आया, अति उपसर्ग का प्रयोग है इसमें, डन है। चलिए 8 नंबर देखिएगा, निम्न में से किसमें तद्भव प्रत्यय निहित है, यानी टिकाऊ, देवरानी, घुमक्कड़ और असलियत। देखिए, एक तो ये भी सवाल बनता है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले में ज्यादा बनता है वाला सवाल, कि किस में तद्भव प्रत्यय या तत्सम प्रत्यय लगा हुआ है। केवल उपसर्ग प्रत्यय तक ये सवाल सीमित नहीं रखते हैं, ये यहाँ पे जाकर के सवाल पूछने की चेष्टा करते हैं
क्या आप मुझे बताइए कि वह प्रत्यय जो लगा हुआ है वो उपसर्ग के फॉर्मेट में है कि वह तत्सम के फॉर्मेट में है कि तद्भव के फॉर्मेट में है, ये तक जाकर के पूछेंगे। अब भाई करो आंसर, अब तो परेशानी बढ़ जाएगी आपकी, है ना। तो टिकाऊ, टिकाऊ जो है ये तद्भव प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल हुआ है ना, तद्भव प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल हुआ है। बाकी जो है अक्कड़ प्रत्यय, ई प्रत्यय, इयत प्रत्यय, ये तीनों जो है आपके तत्सम के रूप में इस्तेमाल होते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, बताइए। अब जातिवाचक संज्ञा कहने से जिस शब्द के समूचे जाति का पता चल जाए, जैसे गंगा कहने से तो निश्चित नाम पता चलता है ना, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यमुना कहने से भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा, निश्चित नाम है ना। मिठास, देखिए मिठास कहने से भाव का बोध हो रहा है, मिठास को देखा नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल का रस अंतर मन ही भावे, उसी तरह से यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, यह आपकी क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। तो आपका आंसर निकल गया है। पर्वत कहने से सभी पर्वत, नदी कहने से सभी नदियां, पठार कहने से सभी पठार, बंदरगाह कहने से सभी बंदरगाह, शिक्षक कहने से सभी शिक्षक, डॉक्टर कहने से सभी डॉक्टर, विद्यार्थी कहने से सभी विद्यार्थी। जब इस तरह का बोध होने लग जाए तो हम कहते हैं कि यह जातिवाचक संज्ञा बन चुका है। 10 नंबर देखिएगा, सब कुछ समाप्त हो गया, इसमें प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बता दीजिए। सार्वनामिक हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, गुण हो जाएगा। सार्वनामिक, संख्या, परिमाण और गुण क्या हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो गया, इसमें प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक। बताइए भाई, सब कुछ समाप्त हो गया, इसमें प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। सार्वनामिक, संख्या, परिमाण और गुण, 4 विकल्प है, प्लीज बताएं। देखो दोस्त, 10 नंबर सवाल को अच्छे से देख लीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया सवाल है। सब कुछ कहने से संख्या का ही बोध होता है, क्योंकि ना तो इसमें कहीं से गुण है, ना तो मापतौल है, ना तो सर्वनाम आया है, तो यह अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। सॉरी, अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत। संख्यावाचक तो है, लेकिन कभी अगर पूछ ले कैसी संख्या, तो अनिश्चित संख्या। कैसी संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक। क्या भाई साहब, अनिश्चित संख्यावाचक। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, चीन, पीतल, देवनागरी, हिमालय। अब आपको बताना है इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है ना। जो स्त्री हो, पुरुष ना होने पाए बेचारा गलती से भी, अगर कहीं गलतियों से पुरुष हो गया तो बड़ी मार मारेगा। हाँ, तो आपको स्त्री वाला पकड़ना है गुरुजी, बताइए।
ठीक है, देखिए अब यहाँ स्त्रीलिंग कौन सा है भैया, तो स्त्रीलिंग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब भी बात होगी भाषाओं की, बोलियों की, लिपियों की, तो भाषा, बोली और लिपि हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? जब भी बात होगी भाषा की, बोली की, जब भी भाषा की बात हो, बोली की बात हो, है ना, लिपि की बात हो, लिपि की बात हो, तो ऐसी दशा में ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या होते हैं? जैसे देवनागरी, ये स्त्रीलिंग है। गॉट इट? हालांकि अगर आप लिंग देखना चाहते होंगे तो लिंग का पीडीएफ हमारे पास पड़ा हुआ है। आप जा करके अगर आप थोड़ा खोजी प्रवृत्ति के हैं तो लिंग का हैंड रिटन पीडीएफ भी है और टाइप्ड पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, जा करके निकाल लीजिएगा। जो हैंड रिटन पीडीएफ है बहुत शानदार तरीके से मैंने उसमें लिख दिया है कि ये शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं लेकिन इसकी अपवाद ये शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं लेकिन इसकी अपवाद ये। तो बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज को एलिब्रेट कर दिया, जाकर के देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, दिक्कत नहीं फंसेगी कुल मिलाकर के। हिमांशु, हिमांशु नहीं होता, हिमांशु होता है। इसका पर्याय पूछ रहा है, निशाकर, सलिल, मतंग या शुरम में क्या हो जाएगा? हिमांशु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो हिमांशु का पर्यायवाची क्या हो जाने वाला है यहाँ पर? निशाकर, निशाकर। बाकी के लिए भी कुछ जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो देखिए सलिल, सलिल नीर, जल, पानी, तोय, वारी। मतंग किसको कहा जाता है? हाथी, द्वीप, वारण। ठीक है, और सुरम में क्या है? मनोरम, रमणीय, सुंदर। है ना? हिमांशु का पर्यायवाची है ये। तरकत का पर्यायवाची नहीं है। तूरीण, तृण, निशंग और करवाल। मैं इसी को आज होमवर्क दे दे रहा हूं। थोड़ा सा आज तबीयत भी नासाज लग रही है मेरी और बोर्ड का सिस्टम भी मुझे कुछ आवाज़ करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है कुछ दिक्कत आ रही है इसमें, तो एक बार मुझे इसको भी थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, आज देखना पड़ेगा क्या समस्या आ गई है इसमें। तो थोड़ा सा आप लोग मुझे आज के लिए समय दे दीजिए और हमारी मुलाकात होगी कल 10 बजे वाली क्लास में पुनः। लेकिन आपको ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है ना? ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और ये हमारा इंस्टाग्राम है, इसको भी ज्वाइन कर लेना है। साथ में आपको बता दें कि आप हमारी बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने का क्या तरीका है भाई साहब? बैच ज्वाइन करने का बड़ा सीधा, सरल, साफ, स्वच्छ तरीका है, एकदम सरल सुंदर उपाय है। आप जाइए गूगल पे स्टडी IQ सर्च करिए और जैसे ही आप स्टडी IQ सर्च करेंगे पहले लिंक पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे स्टेट PSC पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे आपको हमारा उत्तर प्रदेश का आरंभ बैच, आलेखन बैच, आरंभ में प्री मेंस इंटरव्यू सब है, आलेखन में केवल मेंस है और UPPSC का प्रीलिम्स का अलग से बैच है, स्पेशल प्रीलिम्स ले सकते हैं। और साथ में अगर आप टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो टेस्ट पेपर भी है आपके पास, और नहीं तो फिर RO का मेंस स्पेशल, फाउंडेशन जिसमें प्री मेंस दोनों, और आपको UPPSC का BEO का कंप्लीट बैच मिल जाएगा। तो ये रहा दोस्त आपके यहाँ पर, ये देखिए बाई नाउ पर जाइएगा जब आप, तो हमारा गोल्ड और प्लेटिनम दोनों मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप गोल्ड लेना चाहते हैं तो बाई नाउ पर जाइए, BK लाइव कोड इस्तेमाल करिए। हमारा BK लाइव कोड लगाते ही, अप्लाई करते ही आपकी फीस कम हो जाएगी और 9999 में आपको ये बैच मिल जाएगी। फिर भी अगर बैच लेने में किसी तरह की कोई दुविधा या समस्या हो तो आप इस नंबर पर हमसे व्हाट्सएप करके सीधा संपर्क कर सकते हैं और हमारे इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। तो सीधा संपर्क करके जुड़िए और बैच का हिस्सा बनिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार, धन्यवाद।